प्रिय विद्यार्थियों, मैं विष्णु शुक्ल, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज की इस कक्षा में मैं बात करूंगा छायावादी काव्य की विशेषताओं पर। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो चतुर्थ कालखंड है, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, और शुक्ल जी आधुनिक काल का नामकरण गद्य की प्रधानता के कारण गद्य काल के नाम से करते हैं। इसका प्रारंभ भारतेंद्र युग से होता है, जिसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच मानी गई है। तत्पश्चात द्विवेदी युग का आगमन होता है, जिसका समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच माना जाता है। और छायावाद का जो विकास हुआ वह द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हुआ, और इसका समय 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के बीच माना जाता है। शुक्ल जी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से मानते हैं, क्योंकि जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं पंत जी, प्रसाद जी, निराला जी एवं महादेवी वर्मा जी, जिन्हें छायावाद का कवि चतुष्टय भी कहा जाता है। परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि छायावाद के कवि चतुष्टय कौन हैं, या छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन हैं। तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एवं महादेवी वर्मा जी। तो इन्होंने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। जो ये छायावाद के 4 प्रमुख कवि थे, इन्होंने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी, यानी 1918 ईस्वी के आसपास जो है अपनी रचनाएं लिखना इन कवियों ने प्रारंभ की थी। तो इसी कारण से शुक्ल जी जो है छायावाद का प्रारंभ जो मानते हैं वह 1918 ईस्वी से मानते हैं। 1918 ईस्वी में ही प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था, और निराला की जो प्रसिद्ध कविता जूही की कली रही है वह भी 1916 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी, और 1918 ईस्वी में ही पंत के पल्लव की कुछ कविताएं प्रकाशित हुई थी। और इसी प्रकार से जो छायावाद की अंतिम समय सीमा है वह 1936 ईस्वी में मानना इसलिए समीचीन है क्योंकि जो प्रसाद की कामायनी है वह 1935 में प्रकाशित हुई थी, तथा जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी वह 1936 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार जो छायावाद की समय सीमा है उसको 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के बीच मानना समीचीन प्रतीत होता है। अब हम बात करें छायावादी काव्य की विशेषताओं की। तो छायावादी काव्य की विशेषताओं की हम बात करें तो यह काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से भिन्न प्रतीत होता है। इस काव्यधारा की जो प्रमुख वृत्तियां हैं उसका निरूपण हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो छायावाद की जो सबसे पहली और प्रमुख विशेषता है वह है स्वानुभूति की प्रधानता। जो छायावाद के कवि हैं उनके काव्य को पढ़ने से हमें उनके काव्य में यह चीज़ दिखाई देती है कि जो कुछ भी छायावादी कवियों ने अनुभव किया उसे अपने काव्य में लिख दिया। इन्होंने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। जो काव्य की विषय वस्तु होती है उसको अपने व्यक्तिगत जीवन का ही आधार बनाया। अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही इन्होंने काव्य की विषय वस्तु को निश्चित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि छायावादी कविता में वैयक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। जो वैयक्तिक सुख दुख हैं कवियों के, उनकी खुलकर अभिव्यक्ति छायावादी काव्य में हुई है। प्रसादकृत आंसू और पंतकृत उच्छ्वास नामक कविता जो है इस कथन के समर्थन में पेश किए जा सकते हैं। निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी की राम की शक्ति पूजा कविता है। इसमें जो राम की हताशा एवं निराशा का वर्णन हुआ है
उसमें कवि के स्वयं के जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा, जिस विरोध को उन्होंने जीवन भर झेला लोगों के, उसकी गूंज हमें उनकी जो ये पंक्तियां हैं उसमें देखने को मिलती हैं। निराला जी कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो इस प्रकार से जो छायावादी काव्य की जो अगली विशेषता थी वह थी जो है श्रृंगार निरूपण संबंधी विशेषता। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है, और जहाँ हुआ भी है वहाँ मर्यादित रूप में हुआ है। किंतु जो छायावादी कविता है उसमें पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का चित्त को आकर्षित करने वाला वर्णन किया है। निराला ने जूही की कली कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम का निरूपण किया है। जूही की कली कविता में पवन नायक है और कली जो है वह मुग्धा नायिका है। पवन कली को छोड़ करके कहीं दूर देश में चला जाता है, फिर दोनों को एक दूसरे की याद आती है। फिर पवन किस तरह से आ कर के अविकसित कली को विकसित कर देता है, इसका वर्णन निराला जी ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। निराला जी कहते हैं, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। इसी प्रकार कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। प्रसाद जी कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फ्यूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कवियर पंत ने भी वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन अपनी कविताओं में किया है। वे तो यह मानते हैं कि कविता का जन्म ही वियोग व्यथा से हुआ होगा, उस प्रेमी की आहों ने ही कविता का रूप धारण कर लिया होगा। पंत जी कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। महादेवी वर्मा के काव्य में तो विरह एवं वेदना की ही अधिकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रृंगार निरूपण छायावाद की प्रमुख वृत्ति रही है। जो अगली छायावाद की विशेषता रही है उसका जो अगला बिंदु है वह है नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण को अपनाकर समाज में उसको सम्मानीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है। निराला जी कहते हैं, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। और जो इसी प्रकार छायावाद की अगली विशेषता है वह है रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्या के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से हुई है।
न जाने कौन आए द्युतिमान, न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। प्रसाद जी ने कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है। प्रसाद जी कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। निराला की तुम और मैं कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार के संबंध जोड़े गए हैं। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निःसृत होने वाली गंगा, यदि वह हृदय के भाव हैं तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता। निराला जी कहते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कंत कामिनी कविता। महादेवी के काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से छायावादी काव्य की जो अगली विशेषता है वह है प्रकृति चित्रण के रूप में, जो इस प्रकार से है। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते हुए भी दिखाया है। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्राकृतिक सुषमा का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलंबन बनाकर अपनी अनेक कविताओं में किया है। वस्तुतः आलंबन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। पंत की बादल कविता में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण किया गया है। कामायनी में प्रसाद जी ने हिमालय का निम्न चित्र अंकित किया है। प्रसाद जी कहते हैं, संध्या घनमाला की सुंदर, संध्या घनमाला की सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगी छीट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियाँ पहने हुए तुषार क्रीट। इस प्रकार से छायावाद की जो अगली विशेषता है वह है दुख और वेदना की विवृत्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा जी तो वेदना की ही कवित्री हैं। वे अपने वेदना हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा के गद्य पद्य में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। प्रसाद के आंसू काव्य में भी वेदना की ही कहानी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को ही काव्य के रूप में व्यक्त किया है। प्रसाद जी कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इस प्रकार से छायावादी कविता की जो अगली विशेषता है वह है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान कुछ इस प्रकार से किया है। प्रसाद जी कहते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में भी राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा कविता माखनलाल जी की है। उसमें उन्होंने एक पुष्प की यह इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीदों के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले। इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक,
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि अपने युग से नितांत असंपृक्त नहीं थे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है तथा जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी इस युग के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को श्री समृद्धि प्राप्त हुई। धन्यवाद।